हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट इंडियन बैटल्स। हम सभी को पता है कि जो हमारे इंडियन बैटल्स हैं, जो भी भारत के इतिहास में युद्ध हुए हैं, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री में हो, मिडिवल या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में हो, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं? कोई एक बैटल आपको दे देगा, जैसे कि बैटल ऑफ पेशावर। वो पूछेगा ये बैटल किसके बीच में हुई। अगर कोई इंपॉर्टेंट नदी होगी तो पूछेगा किस नदी के किनारे हुई, या इस बैटल के विक्ट्री के बाद कोई टाइटल अडॉप्ट किया हो तो वो टाइटल आपसे पूछ लेगा। अगर इस बैटल के बारे में कहीं हमसे कुछ इंस्क्रिप्शन में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो इंस्क्रिप्शन के बारे में आपसे पूछ लेगा। इसके अलावा इस बैटल के क्या कंक्लूजन थे, या फिर बैटल जीतने के बाद कोई इंपॉर्टेंट आर्ट या आर्किटेक्ट बनाया हो, कोई स्ट्रक्चर बनाया हो, तो उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन वाईटी में हमको ऐसे कंप्लीट सीक्वेंस वाइड वीडियो नहीं देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं आपको लेकर आई हूँ यहाँ इंपॉर्टेंट इंडियन बैटल्स की वीडियो सीरीज में। दो टॉपिक है, मतलब दो वीडियोस में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज हम एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, मतलब मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत में जो इंपॉर्टेंट युद्ध हुए थे उनके बारे में बात करेंगे। और जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम अपने आधुनिक भारत या मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें पता है मॉडर्न हिस्ट्री में कई सारे बैटल्स हुए थे। एंग्लो सिख, एंग्लो मराठा वॉर है, एंग्लो मैसूर वॉर है, कर्नाटका वॉर है, कई सारी बैटल्स वहाँ पे लड़ी गई हैं, तो उसको हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? आज की क्लास की अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो हमारे परचम के एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगी। एप्लीकेशन से आप आज की क्लास की वीडियो को ले सकेंगे। तो पूरा टॉपिक, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो आई होप आपको टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट हम टॉपिक यहाँ पे फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं इंडियन बैटल्स, वो भी एंशियंट हिस्ट्री की एंड देन मिडिवल हिस्ट्री की। राइट, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पुराना युद्ध, हो सकता है उसके पहले कभी बैटल हुई भी हो या ना भी हुई हो, लेकिन उसके और कोई एविडेंस हमारे पास है नहीं। तो हमारे लिए जो सबसे पुराना बैटल लड़ा गया था वो अर्ली वैदिक पीरियड में शुरुआत हुई थी। अर्ली वैदिक एज में हमारे पहले बैटल की शुरुआत हुई थी, जो कि लगभग आप देख सकते हैं कि आपके 1500 बीसी के आसपास की ये कहानी है। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 15 से लेकर 1000 बीसी तक का माना जाता है। तो सबसे पहले बैटल जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ऋग्वेद से, वो है बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया युद्ध, इसलिए इसे 10 राग युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो ऋग्वेद का 7th नंबर का मंडल है, मैंने आपको सिखाया है कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो ऋग्वेद का जो 7th नंबर का मंडल है वहां से हमको इस बैटल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और उसमें लिखा है कि यहाँ पर बैटल ऑफ 10 किंग, ये 10 राग युद्ध जो था वो रावी नदी के किनारे हुआ था। लेकिन एंशियंट टाइम में रावी नदी को पर्युषणी रिवर कहा जाता था, तो ऋग्वेद में हमें पर्युषणी रिवर के बारे में पता चलता है। तो ये वो एरिया है आपका जहां पर ये युद्ध लड़ा है। और यहाँ पर कई सारे क्लेन्स हुआ करते थे, कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे जो एक क्लेन की तरह, किंगडम की तरह रूल करते थे, जैसे कि अनु, तुर्वासा, पुरु, भरत। ये जो सारे क्लेन्स है ना, ये आपस में एक कह सकते हैं कि ग्रुप बनाकर भरत क्लेन के खिलाफ यहाँ पे बैटल करते हैं, जिसे हम बैटल ऑफ 10 किंग्स या 10 राग युद्ध के नाम से जानते हैं। और ऋग्वेद के 7th नंबर के मंडल में हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो कौन सी नदी है? ये रावी नदी है, जिसको एंशियंट समय में हम पर्युषणी रिवर के नाम से जानते थे। ठीक है, अब ये बैटल होती क्यों है? तो ये बैटल होती है विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के कारण। होता ये है कुछ इस तरीके से, ये बैटल किसके कारण हो रहे हैं? तो डिस्प्यूट हो गया है बिटवीन द विश्वामित्र एंड द वशिष्ठ ऋषि। उस समय ऋषि मुनि का बहुत इंपॉर्टेंस रोल था, वो अपने किंगडम में एक पुरोहित या प्रीस्ट की तरह काम किया करते थे। राइट, तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बाद ये बैटल होती है। विश्वामित्र सपोर्टेड द ग्रुप ऑफ 10 ट्राइब। पहले विश्वामित्र जी जो थे वो भरत क्लेन में थे, भरत क्लेन के पुरोहित थे, लेकिन उसके बाद जब वशिष्ठ ऋषि को भरत क्लेन का पुरोहित या प्रीस्ट बना दिया गया, तो विश्वामित्र जी ने एक 10 राजाओं का एक ग्रुप बनाया, जिसमें कुछ आर्यन किंगडम्स भी थे और कुछ नॉन आर्यन किंगडम्स भी थे, और उन 10 किंग्स का जो ग्रुप था उसको लीड कर रहे थे। और सेकेंड तरफ कौन थे? भरत क्लेन थे। भरत क्लेन के जो राजा थे वो राजा सुदास थे।
तो भरत क्लेन के किंग और जो 10 यहाँ पर ग्रुप है क्लेन का, वहाँ पर उनके बीच में युद्ध होता है, जिसे बैटल ऑफ 10 किंग या 10 राग युद्ध के नाम से जानते हैं। रावी या परुष्णी रिवर के किनारे होता है। अर्ली वैदिक पीरियड का ये बैटल है, और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है, ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिल रही है। इतनी बातें याद रखनी है। सबसे पहला बैटल है जो एंशियंट हिस्ट्री में लड़ा गया है। सेकेंड बैटल लड़ते हैं बैटल ऑफ हाइडिस्पीस, जो कि आपका झेलम नदी के किनारे होता है। झेलम रिवर के किनारे पंजाब एरिया में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नदी जो बह रही है इस मैप में, यही है झेलम रिवर, जिसको क्या कहा है ग्रीक लोगों ने, हाइडिस्पीस रिवर कहा है। और इस नदी के किनारे बैटल हुई, इसलिए इसे बैटल ऑफ झेलम भी कहा जाता है, एंड बैटल ऑफ हाइडिस्पीस के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके बीच में हो रही है, तो ये बैटल अलेक्जेंडर, क्योंकि अलेक्जेंडर जो सिकंदर ग्रेट के नाम से जाने जाते हैं, या जिनको अलेक्जेंडर थर्ड भी कहते हैं, ठीक है, मैसेडोनिया के राजा थे। तो अलेक्जेंडर ने 326 बीसी में इन्वेट किया था इंडिया पे, भारत पर आक्रमण किया था। तो जब वो आक्रमण करते हैं तो तक्षशिला का एक राजा होता है विच इज़ राजा आम्बी। तो आम्बी तो उनसे डर जाता है और सरेंडर कर देता है, और आम्बी की जो टेरिटरी है उसको एनेक्स कर लेते हैं अलेक्जेंडर, और आम्बी फिर अलेक्जेंडर को सपोर्ट भी करता है। और फिर जब अलेक्जेंडर की ट्रूप जो है वो झेलम रिवर को क्रॉस करती है, तो वहाँ पर एक राजा का रूल होता है विच इज़ राजा पोरस। तो किंग पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में बैटल होता है, और इसी बैटल को हम बैटल ऑफ झेलम या फिर बैटल ऑफ हाइडिस्पीस के नाम से जानते हैं। तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में ये लड़ाई होती है, ठीक है, क्लियर। अब जो पोरस या जो किंग थे ना, पोरस किंग ऑफ पुरवा भी कहा जाता है इन्हें, इनकी जो टेरिटरी थी, ये इनका जो किंगडम था वो झेलम और चिनाब रिवर के बीच में सिचुएटेड था। झेलम को हाइडिस्पीस कहा है, वहीं चिनाब को अस्किनी या अस्कनाइज कहा है, ठीक है। तो इन नदियों के बीच में आपको पोरस देखने को मिलेगा, उनका किंगडम देखने को मिलेगा। हालांकि अलेक्जेंडर की जीत होती है, पोरस की हार होती है, लेकिन पोरस का मतलब अलेक्जेंडर काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, काफ़ी प्रभावित होता है पोरस से, कि पोरस ने मेरी इतनी बड़ी सेना के सामने भी सरेंडर नहीं किया और बहुत ब्रेवरी के साथ मुझसे फाइट की। तो इसलिए अलेक्जेंडर उनके साथ दोस्ती करते हैं। देखिए आम्बी के साथ क्या हुआ था, आम्बी ने सरेंडर किया तो उनकी टेरिटरी को एनेक्स कर लिया, लेकिन पोरस ने बहुत अच्छे से बैटल की, इसलिए अलेक्जेंडर ने उनको अपना मित्र बनाया, फ्रेंड बनाया, और उनकी टेरिटरी उनको दे दी और कहा कि आप यहाँ के राजा हैं, लेकिन आप मेरे किंगडम के अंदर ही एक तरीके से अलाई के रूप में काम करेंगे। तो ये जो बैटल लड़ी गई थी, ये अलेक्जेंडर थर्ड द किंग ऑफ मैसेडोनिया और पोरस के बीच में लड़ी गई थी। 326 बीसी के आसपास का ये समय था, ठीक है। अब अलेक्जेंडर इसके बाद वापस लौटते हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रूप्स होती हैं, उनकी जो आर्मी होती है, वो व्यास रिवर को क्रॉस करने से मना कर देती है। तो अलेक्जेंडर वापस लौट रहे होते हैं और बेबीलोन में जाके उनकी डेथ हो जाती है। अब अलेक्जेंडर का इतना बड़ा एम्पायर है, तो इनके जो जनरल होते हैं वो इस एम्पायर को अपनी अपनी छोटी छोटी टेरिटरी में डिवाइड कर लेते हैं और वहाँ पर रूल करना शुरू करते हैं। तो अलेक्जेंडर का ही एक और यहाँ पर आप देखेंगे गवर्नर था, जिसने सेंट्रल एरिया में, जो आपका यहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो आपका सेंट्रल एशिया एरिया है जिसकी बॉर्डर इंडिया के साथ लगी हुई है, यहाँ पर रूल किया है। और वो एम्परर या फिर वो गवर्नर कौन है, सेल्यूकस निकेटर। किसका गवर्नर है ये, अलेक्जेंडर थर्ड का, या मैसेडोनियन किंग का, या ग्रेट सिकंदर महान आप कह सकते हो, जिसका भी कहना हो, उसका ही गवर्नर है सेल्यूकस निकेटर। और उसने सेंट्रल एशिया का जो एरिया है, जो आपका यहाँ पे मौर्यन एम्पायर के साथ या इंडियन किंगडम के साथ आपकी बॉर्डर शेयर करते हुए दिखाई देता है। तो अगली जो बैटल आपको देखने को मिलेगी एंशिएंट हिस्ट्री में, वो है आपकी सेल्यूकॉइड मौर्यन वॉर, जो कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में होती है। अब सिकंदर महान का सपना था कि वो पूरे वर्ल्ड को एनेक्स करे, पूरे वर्ल्ड को पर रूल करे। और आपको पता है जब ब्यास रिवर को क्रॉस करने से उनकी ट्रूप ने मना कर दिया और वो लौटे, तो बेबीलोन में उनकी डेथ हो गई। तो उनके ही जो गवर्नर थे जिन्होंने सेंट्रल एशिया के एरिया में रूल किया, वो थे सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि मैं अपने जो राजा थे उनके सपने को पूरा करता हूँ, और 305 बीसी में, याद रखेंगे ये 305 बीसी में उसने इन्वेट करना शुरू किया भारत में। लेकिन उस समय अब भारत में किसका रूल था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। जब अलेक्जेंडर आया था उस समय भारत में धनानंद रूल कर रहे थे, और जब चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहे हैं तब सेल्यूकस निकेटर आ रहा है। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में फाइट होती है।
बैटल होती है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है और सेल्यूकस निकेटर की हार होती है। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक ट्रिटी मतलब एक संधि साइन होती है। उस संधि के बारे में हमें विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस से भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा इंडिका जो मैगस्थनीज की इंडिका है वहां से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट द ट्रिटी बिटवीन द सेल्यूकस निकेटर एंड चंद्रगुप्त मौर्य। क्या वो ट्रिटी थी? तो सबसे पहली ट्रिटी तो ये थी कि 4 जो इंपॉर्टेंट प्रोविंस थे जिसमें रूल कर रहा था सेल्यूकस निकेटर वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 एलिफेंट्स, क्योंकि उस समय बैटल में ना जिसके पास ज्यादा हाथी होते थे उसकी सेना बहुत स्ट्रांग होती थी, तो 500 एलिफेंट्स किसको दे दिए? सेल्यूकस निकेटर को दे दिया। और फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज यहाँ पर देखी गई। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज हमने देखी क्योंकि सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी हेलेना, उनकी शादी होती है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना की शादी भी हो गई। इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक एम्बेसडर मौर्यन कोर्ट में भेजा और वो एम्बेसडर कोई और नहीं मेगस्थनीज था, और जिसने मेगस्थनीज ने क्या लिखी है? इंडिका पुस्तक लिखी है जो मौर्यन एम्पायर के बारे में, वहाँ के सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो ये कितने सारे पॉइंट मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, इनको आपको याद रखना है। क्लियर? तो एक बार रिपीट करती हूँ, सेल्यूकस निकेटर कौन था? अलेक्जेंडर का गवर्नर था। इसने 305 बीसी में भारत पे हमला किया। मुलाकात किससे हो गई? चंद्रगुप्त मौर्य से। सेल्यूकस निकेटर हार गया। एक ट्रिटी साइन होती है। ट्रिटी में याद रखना, ट्रिटी के अंदर 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। पहला, हेलेना से शादी होती है चंद्रगुप्त मौर्य की जो कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी है। इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर अपने एक एम्बेसडर को मौर्यन कोर्ट में भेजता है जिसका नाम होता है मेगस्थनीज, और मेगस्थनीज की इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से हमें मौर्यन एम्पायर की इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्लियर हो गई थी चीजें? फर्दर हम बैटल को डिस्कस करें। अगर इन बैटल्स को, इसके आगे और पीछे की कहानियों को, कौन से राजा हुए, मतलब डिटेल में अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 जो हमारा कोर्स है उसको आप ले सकते हैं। इस जनरल अवेयरनेस कोर्स, चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, आईबी का पेपर है, इसके अलावा रेलवे एसएससी का पेपर है, सीयूईटी का पेपर है, इनफैक्ट आपका यूपीएससी प्रीलिम्स एंड स्टेट एग्जाम्स के पेपर है, उन सब के लिए ये कोर्स सफिशिएंट होगा जनरल अवेयरनेस कोर्स। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक पढ़ाया जाएगा विद पीवाईक्यूज, एंड जनवरी से लाइव डाउट सेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो आप कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल कोर्स को भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस कोर्स को ईजिली परचेज कर पाएंगे। इसके अलावा आप परचम के एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और वहां से भी आप इस कोर्स को देख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और बैटल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल एंशिएंट हिस्ट्री में, हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में लड़ा गया है वो है कलिंग बैटल। कलिंग बैटल 261 बीसी में लड़ा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है कलिंग का एरिया जो कि वर्तमान का उड़ीसा स्टेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो स्टेट ऑफ कलिंग के किंग होते हैं और अशोक, सम्राट अशोक जिन्हें कहा जाता है, तो अशोक और कलिंग के राजा के बीच में ये बैटल लड़ी जाती है जिसे बैटल ऑफ कलिंग कहते हैं। और इस कलिंग बैटल के बारे में इंफॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है जो अशोक का रॉक एडिक्ट 13 है, 13वें नंबर का जो अशोक का स्तंभ लेख है, शिला लेख है, 13 नंबर का जो अशोक का इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पर उस एडिक्ट में हमको कलिंग बैटल या कलिंग वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उसमें लिखा हुआ है कि जब अशोक को राजा बने हुए 8 ईयर हो गए थे, 8 साल के बाद 261 बीसी में वो कलिंग पर युद्ध करने के लिए जाते हैं। और कलिंग जो होता है वो दया रिवर के किनारे, मतलब जहाँ ये एम्पायर था ये दया रिवर के किनारे धौली हिल पे था। धौली हिल, दया रिवर के किनारे आपको ये एम्परर या ये पूरा साम्राज्य देखने को मिलने वाला है। और कलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करता था। अगर आप देखिएगा अच्छे से, ये वाली जो आपकी ईस्टर्न कोस्ट वाली एरिया है, जो इस एरिया को एक्वायर कर लेगा तो वो साउथ ईस्ट के साथ, यहाँ पर आप देखिए इन कंट्रीज के साथ आसानी से क्या कर पाएगा, आसानी से साउथ ईस्ट एशिया के नेशन के साथ ट्रेडिंग कर पाएगा। तो ट्रेडिंग पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और उस समय कलिंग के जो राजा थे वो राजा अनंत पद्मनाभा थे। और अनंत पद्मनाभा और अशोक के बीच में बैटल होती है जिसे बैटल ऑफ कलिंग कहते हैं, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन अगेन मैं रिपीट करती हूँ, रॉक एडिक्ट 13 से मिलती है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें अशोक की विक्ट्री होती है, लेकिन बहुत सारे लोग मारे जाते हैं जिससे अशोक
वैरी घोष से धम्म घोष को अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब धम्म की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, बैटल करना छोड़ देते हैं और बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? चलिए, अगली जो बैटल है वो है बैटल ऑफ वेनी। ठीक है, ये भी एंशिएंट हिस्ट्री की ही बैटल है और ये बैटल संगम पीरियड की है। संगम पीरियड को जानने का जो एकमात्र सोर्स हमारे पास है वो है संगम लिटरेचर। अगर आप हमारा कोर्स लेंगे ना तो वहाँ पर मैंने संगम लिटरेचर, संगम वीडियो, संगम पीरियड पे डिटेल वीडियो बनाया है, तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये जो आपका एरिया है कृष्णा रिवर के साउथ का जो एरिया है बेसिकली, ये पूरा आपका संगम एज या संगम पीरियड का एरिया कहलाता है। और इस पूरे एरिया में आपको 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स देखने को मिलते हैं, चेर, पांड्य एंड चोल। ठीक है, चेर, पांड्य एंड चोल। तो इन्हीं किंगडम्स के बीच में एक बैटल होती है जिसको हम बैटल ऑफ वेनी के नाम से जानते हैं और संगम लिटरेचर से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो किसके बीच में बैटल हुआ था? सबसे पहले हम बात करते हैं चोलास के बारे में, और इन चोलास की कैपिटल थी उरीयूर। ठीक है, ये जो कैपिटल थी ये कॉटन का ट्रेडिंग सेंटर भी था, चोलास की कैपिटल थी। और यहाँ पे जो चोला का उस समय राजा था वो राजा है करिकला चोला। तो यहाँ पे इनके खिलाफ ये दोनों चेर और पांड्य एक अलायंस बना लेते हैं और बैटल करते हैं। इसी को हम बैटल ऑफ बेनी के नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ बेनी, जिसमें पांड्य और चेरास दोनों मिलके चोलास पे आक्रमण करते हैं, लेकिन चोलास की विक्ट्री होती है। ठीक है, अगर हम वेनी की एक्चुअल लोकेशन आज के डेट में बात करें तो वो तंजौर के पास आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो 3 इंपॉर्टेंट संगम पीरियड के आपको एम्पायर देखने को मिल रहे हैं, चेर, चोल और पांड्य, इनके अपने सेपरेट फ्लैग्स थे। तो इनके फ्लैग से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चोला का जो फ्लैग था वो टाइगर एम्बलम था, चेरा में आपका बो एंड एरो देखने को मिलेगा, धनुष बाण, और पांड्याज में आपको मछली मतलब फिश देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बैटल ऑफ नर्मदा रिवर। बैटल ऑफ नर्मदा रिवर, तो बैटल ऑफ नर्मदा रिवर को समझने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ी सी लोकेशन को समझना पड़ेगा। ये जो पूरा एरिया है, ये बादामी, वेंगी, अजंता, ये जो पूरा एरिया है चालुक्यास का एरिया है और चालुक्यास की कैपिटल है बादामी। तो इन्हें बादामी के या बातापी के चालुक्य कहा जाता है। ठीक है, कैपिटल क्या है? बादामी या फिर बातापी, इसलिए इन्हें बादामी के चालुक्य कहा जाता है ये एरिया। और यहाँ अगर इधर साउथ इंडिया की बात हो गई, वहीं अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो नॉर्थ इंडिया में ये जो एरिया है पाटलिपुत्र, मालवा, विदिशा, मथुरा तक, पंजाब तक जो फैला हुआ है, ये हर्षवर्धन एम्परर ऑफ हर्ष का एरिया है। ठीक है, तो इन्होंने नॉर्थ इंडिया में रूल किया है, इन्होंने आपको साउथ इंडिया में रूल किया है। ठीक है, इन्हें उत्तर प्रदेश्वर कह रहा है, इन्हें दक्षिण प्रदेश्वर कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हर्ष ने जब इस नर्मदा रिवर को क्रॉस करने के बारे में सोचा और हर्ष ने सोचा मैं चालुक्य को डिफीट करके नर्मदा के साउथ का एरिया भी एनेक्स करूंगा, तो चालुक्य भी चुप बैठने वाले नहीं थे, वो भी अपनी सेना लेके निकल गए। तो चालुक्यास के बीच में और हर्षवर्धन के बीच में एक बैटल होता है, कहाँ? नर्मदा रिवर के किनारे, इसलिए इसे बैटल ऑफ नर्मदा रिवर कहा जाता है। 618 AD 618 AD में बेसिकली ये बैटल लड़ा जाता है, जिसमें चालुक्य किंग कौन है? पुलकेशिन सेकेंड है। वहीं यहाँ ऊपर कौन है? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन और चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकेंड के बीच में नर्मदा रिवर के किनारे बैटल हो रही है, जिसे हमने बैटल ऑफ नर्मदा कहा है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें एहोल इंस्क्रिप्शन से मिलती है। कहाँ से? एहोल इंस्क्रिप्शन से मिलती है। एहोल इंस्क्रिप्शन या एहोल प्रशस्ति जो है वो संस्कृत में आपको कुछ 19 लैंग्वेज देखने को मिलेंगी। कहाँ पर? मेगुटी जैन टेम्पल कर्नाटका में। और पहले मैप देख लेते हैं। ठीक है, ये टेम्पल दिखाई दे रहा है, ये है मेगुटी जैन टेम्पल कर्नाटका में, और यहाँ इसकी दीवार में 19 लाइन संस्कृत में लिखी हैं, जिसे हम एहोल इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इसी इंस्क्रिप्शन से हमें बैटल ऑफ नर्मदा रिवर के बारे में बात पता चलती है, और इसी इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि चालुक्य किंग थे पुलकेशिन सेकेंड और नॉर्थ पे रूल कर रहे थे हर्षवर्धन, उनके बीच में बैटल होती है। अच्छा, अब ये जो एहोल इंस्क्रिप्शन है ना, उसको कंपोज किसने किया है? तो एक जैन पोएट थे जिनका नाम था रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति ने चालुक्य किंग के एप्रिसिएशन को बताते हुए, उनकी विक्ट्री को बताते हुए यहाँ पर इस इंस्क्रिप्शन को लिखवाया था या लिखा था। क्लियर इतनी चीजें? तो एहोल इंस्क्रिप्शन से हमें चालुक्य डायनेस्टी के बारे में, चालुक्य किंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और यहाँ हमें चालुक्य किंग के जो कोर्ट पोएट है रवि कीर्ति, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो याद रखेंगे कि चालुक्य किंग के जो कोर्ट पोएट है उनका नाम क्या है? रवि कीर्ति है। डन।
अच्छा, अब ये जो एहोल इंस्क्रिप्शन है, यहाँ से हमें कुछ और बैटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। ऐसा नहीं था कि चालुक्य लोगों ने केवल और केवल हर्षवर्धन को डिफीट किया था नर्मदा रिवर के किनारे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चालुक्याज ने इसके बाद बैटल्स की थी पल्लवास के साथ भी। तो इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे हर्षवर्धन की डिफीट तो बताई गई है बाय द पुलकेशन सेकंड। ऑल्सो यहाँ पे मेंशन किया है विक्ट्री ऑफ चालुक ऑन द पल्लवास। तो यहाँ पे चालुक और पल्लवास के बीच में 2 बैटल लड़ी गई हैं। कौन कौन सी बैटल है? तो एक है बैटल ऑफ फुलालूर। बैटल ऑफ फुलालूर जो है वो 618 से मतलब 618 से 619 एडी, 618 से 619 एडी के बीच में लड़ी गई है, जिसमें पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन वन के साथ युद्ध होता है और पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन वन की डेथ हो जाती है इस बैटल में। तो ये बैटल भी चालुक और पल्लवास के बीच में है। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें एहोल इंस्क्रिप्शन से मिल रही है। नेक्स्ट है बैटल ऑफ बतापी। 642 एडी में ये बैटल लड़ी गई थी और इसमें भी जो पल्लवास किंग थे नरसिम्हवर्मन वन, इनकी डेथ हो जाती है। तो इन दोनों बैटल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एहोल इंस्क्रिप्शन में है। तो एहोल इंस्क्रिप्शन में कौन से 3 बैटल के बारे में चर्चा है? तो पहली बैटल है बैटल ऑफ नर्मदा रिवर, सेकेंड बैटल है बैटल ऑफ बातापी एंड थर्ड है बैटल ऑफ फुलालूर। तो ये तीनों बैटल आपको एहोल इंस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एहोल इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैटल ऑफ पेशावर के बारे में, ठीक है। तो बैटल ऑफ पेशावर के बारे में पता करने से पहले हमको यहाँ पे गजनी के एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए। महमूद गजनी, तो ये जो पूरा एम्पायर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ लाहौर से लेकर पूरा आपका तेहरान ईरान तक, ये जो पूरा एरिया है ये गजनी एम्पायर का एरिया है, ठीक है। इसमें महमूद गजनी ने रूल किया है एक समय पे, और महमूद गजनी ने हमारा मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिंध की तरफ इन्वेट करना शुरू किया। कब? 1000 एडी में। तो 1000 एडी के आसपास सिंध की तरफ इन्वेट करना शुरू करता है महमूद गजनी, ठीक है। अब सिंध का जो एरिया है, ये सिंध का जो एरिया है यहाँ पे रूल कर रहे हैं पाल किंग राजा जयपाल। तो राजा जयपाल जो कि पाल डायनेस्टी के किंग हैं, तो यहाँ पर रूल कर रहे हैं सिंध में। तो हिंदू शाही राजा हैं, मतलब हिंदू राजा है राजा जयपाल, और उनके समय ही महमूद गजनी जो है वो आक्रमण करता है और उनके बीच में एक बैटल होता है, और इसे ही हम बैटल ऑफ पेशावर कहते हैं, क्योंकि सिंध की जो कैपिटल होती है वो पेशावर होती है, इसलिए इसे हमने बैटल ऑफ पेशावर के नाम से कहा है, ठीक है। हालांकि राजा जो जयपाल होते हैं उनकी यहाँ पे डिफीट होती है और महमूद गजनी की विक्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे महमूद गजनी ने सिंध के एरिया में आपका इन्वेट किया था, हमला किया था। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। महमूद गजनी यहाँ पे 17 टाइम भारत पे हमला करता है, 17 बार, 1000 से लेके 1026 एडी के बीच में। अब इम्पॉर्टेंट मंदिर जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिनको लूटा था किसने? महमूद गजनी ने। कौन कौन से मंदिर है? तो आप देख सकते हैं 1014 से लेकर 1019 के बीच में इन्होंने लूटा था नागरकोट, थानेश्वर, मथुरा एंड कन्नौज के टेम्पल को, और उसके बाद फिर सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था 1025 एडी में। 1025 एडी में सोमनाथ मंदिर जो कि सौराष्ट्र एरिया या गुजरात एरिया में आज भी है, उसे लूटने का काम महमूद गजनी ने किया था। क्लियर है इतनी चीज़ें? और उस समय गुजरात या सौराष्ट्र का जो एरिया था, जब महमूद गजनी का आक्रमण हुआ था, उस समय वहाँ पे रूलर कौन थे, राजा कौन थे? तो आंसर हो जाएगा भीमा वन। उस समय सौराष्ट्र एरिया में रूल थे जिन्होंने कोशिश की थी डिफीट करने की, मतलब जिन्होंने फाइट की थी किसके साथ? महमूद गजनी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है बैटल ऑफ तराइन। चलिए तराइन का बैटल देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बैटल रहा है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि ये वो बैटल है जिसके बाद एक तरीके से जो इन्वेडर्स थे उन्होंने भारत में रूल करना शुरू कर दिया, मतलब मुस्लिम रूलर्स भारत में आके रूल करना शुरू कर दिए थे इन्हीं बैटल्स के बाद, जिन्हें हम बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ तराइन को समझने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें जो दिल्ली अजमेर ये वाला जो पूरा एरिया है, इस पे रूल कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इस पे रूल कौन कर रहा है? पृथ्वीराज चौहान कर रहा है। और मोहम्मद गौरी जो है वो हमला करता है, मोहम्मद गौरी हमला करता है भारत में
और उनकी जो मुलाकात होती है फिर पृथ्वीराज चौहान से होती है। और गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो बैटल्स होती हैं उन्हें बैटल ऑफ तराइन कहते हैं। तो बैटल ऑफ तराइन कितनी हुई हैं? 2 हुई हैं, 1191 में और 1192 एडी में। 1191 और 1192 एडी में आपको बैटल ऑफ तराइन देखने को मिलेगा, जो कि पृथ्वीराज चौहान जो कि राजपूत रूलर है और मोहम्मद गौरी के बीच में आपको देखने को मिलेगी। सो मोहम्मद गौरी लगभग 1175 एडी के आसपास गोमल पास से भारत में एंट्री कर लेता है और मुल्तान के एरिया को एनेक्स करने का काम करता है। इसके बाद 1178 में अटैक करता है गुजरात या सौराष्ट्र के एरिया में, जिस समय वहां पर सोलंकी किंग भीमा टू का रूल आपको देखने को मिलेगा। तो सोलंकी किंग जो है भीमा टू, जो कि सौराष्ट्र के एरिया में रूल कर रहे हैं, और मोहम्मद गौरी के बीच में बैटल होती है। उस बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ अनिलवारा। बैटल ऑफ अनिलवारा किसके बीच में हो रही है? भीमा टू और गौरी के बीच में आपको ये बैटल देखने को मिलेगी। क्लियर है? अब तराइन बैटल है, लेकिन इंडिया का इतिहास जैसा कि मैंने कहा बदल दिया। 2 बैटल हो रही हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहली बैटल 1191 एडी में होती है। मामला ऐसा होता है कि महमूद गौरी अटैक करता है कहाँ पर? भटिंडा में। और भटिंडा जो टेरिटरी होती है वो किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान की। तो पृथ्वीराज चौहान अपनी टेरिटरी को कोई अगर अटैक करेगा, उनके कंट्रोल में अगर कोई एरिया है उस पर अटैक करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक्शन लेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान जी भी अपनी सेना को लेकर पहुंच जाते हैं बैटलफील्ड में तराइन में। और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ी जाती है 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विक्ट्री होती है और मोहम्मद गौरी की हार होती है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो मोहम्मद गौरी को जाने देते हैं। आई थिंक ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है बाद में जाके, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही 1192 में आप देखेंगे सेकेंड बैटल होती है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है। तराइन जो बैटल फील्ड है वो लगभग 80 माइल्स अवे आपको दिल्ली से देखने को मिल जाएगी। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 एडी में होती है, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में होती है। पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर हार होती है और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जी की मृत्यु भी हो जाती है। और उसके बाद ये जो गौरी होता है ये अजमेर दिल्ली की जो टेरिटरी है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, उन पे कब्जा कर लेता है। तो इस तरीके से दिल्ली अजमेर तक मुस्लिम रूलर पहुंच चुके हैं हमारे भारत में। कब? 1192 एडी में। ठीक है, अब बात करते हैं बैटल ऑफ चंदावर के बारे में। होता क्या है, पृथ्वीराज चौहान को हराने के पीछे एक और व्यक्ति का हाथ था। मोहम्मद गौरी ने तो हराया, डेफिनेटली हराया। एक तरफ था जयचंद्र ऑफ कन्नौज। ठीक है, आप लोग ने वो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी सुनी होगी ना? हाँ, बस वही वाले कैरेक्टर है ये जयचंद्र ऑफ कन्नौज। तो जयचंद्र ऑफ कन्नौज जो है और मोहम्मद गौरी के बीच में 1194 एडी में एक बैटल लड़ी जाती है। उस बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ चंद्रावर। बात समझ में आया? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है। 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद्र ऑफ कन्नौज के बीच में एक बैटल होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है ये बैटल? यमुना रिवर के किनारे आपको ये बैटल देखने को मिलेगी। इसे हम बैटल ऑफ चंदावर के नाम से जानते हैं, जिसमें किंग जो जयचंद्र है वो डिफीट होते हैं, मारे जाते हैं बैटल फील्ड में। क्लियर? और मोहम्मद गौरी की जीत होती है। अब यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी है ना, मोहम्मद गौरी का एक जनरल भी है और गौरी के जनरल का नाम है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये इंपॉर्टेंट नाम है, आप सभी को भी पता है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जनरल है किसका? गौरी का। तो गौरी तो अपना सब मामला सेट कर लिया उन्होंने, लड़ाई वगैरह सब हो गई, उनकी बैटल्स हो गई। लेकिन अब उनका जो जनरल है वो भी कई सारे कैंपेन्स को रन करता है और बिहार और बंगाल में हमला करता है, इन्वेजन करता है, आक्रमण करता है। तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी कौन है? जनरल है गौरी का। और इन्होंने बिहार एंड बंगाल की जो एरिया है वहां पर इन्होंने अटैक किया है। अब अटैक किया है तो किया है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी हमारी यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। ठीक है, 1202 से 1205 एडी के बीच की कहानी है। इसने कई सारी बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज थी उनको डिस्ट्रॉय किया, नालंदा विश्वविहार या नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया। इसके अलावा जो आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उनको भी डिस्ट्रॉय किया और डिफीट किया लक्ष्मण सेना ऑफ बंगाल को।
इसके अलावा बिहार में आपको एक और यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी जिसका नाम है उदंतपुरी। इसे भी डिस्ट्रॉय करने का काम मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया है। तो उदंतपुरी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, कई सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एंड लक्ष्मण सेन ऑफ बंगाल, इन सबको डिफीट करने का काम या डिस्ट्रॉय करने का काम मोहम्मद बिन बख्तियार काकी ने किया है या खिलजी ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम बैटल ऑफ सारंगपुर के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट बैटल है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। बैटल ऑफ सारंगपुर, उसके पहले हम बात कर लेते हैं राणा कुंभा के बारे में। ये है राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा जो कि चित्तौड़गढ़ के राजा हैं। ठीक है, राणा कुंभा जो कि चित्तौड़गढ़ के राजा हैं, महमूद खिलजी जो कि मालवा मतलब सुल्तान ऑफ मांडू था, मतलब मांडू आप देखेंगे जो मालवा का एरिया है, और ये राणा कुंभा का जो एरिया है वो मेवाड़ का है। तो मेवाड़ और मालवा के बीच में लड़ाई हो रही है। तो मेवाड़ और मालवा के बीच में लड़ाई को किस और नाम से जाना जाता है? तो बैटल ऑफ सारंगपुर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मेवाड़ के जो राजा है वो राजा कुंभा है, और जो आपका मांडू का एरिया है तो सुल्तान ऑफ मांडू कौन है? महमूद खिलजी हैं। इन दोनों के बीच में 3 इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी जाती हैं, जिनमें है बैटल ऑफ सारंगपुर, एक बैटल ऑफ माधवगढ़ भी है जो कि मध्य प्रदेश में होती है, एक है बैटल ऑफ मंडलगढ़ जो कि राजस्थान में है, और बैटल ऑफ बनास रिवर के किनारे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैटल है जो कि राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच में लड़ी गई हैं। अब बैटल ऑफ सारंगपुर की बात करें तो मेवाड़ रूलर राणा कुंभा है, पता चल चुका है, और मालवा के रूलर है सुल्तान महमूद खिलजी। इनके बीच में युद्ध होता है, राणा कुंभा की जीत होती है, राणा कुंभा की विक्ट्री होती है। और जब ये ग्रेट विक्ट्री होती है तो वो चित्तौड़गढ़ जो इनका फोर्ट है ना, इन्होंने अपने किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में एक विजय स्तंभ, टॉवर ऑफ विक्ट्री बनाई है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ फोर्ट में है। किसने बनाया? राणा कुंभा ने बनाया है। ठीक है, तो विजय स्तंभ बनाया गया जब उन्होंने बैटल ऑफ सारंगपुर को यहाँ पर जीत लिया था। क्लियर है? और ये पहले हिंदू किंग बने हैं या राजपूत या हिंदू राजा बने हैं जिन्हें टाइटल मिला था हिंदू सुरत्न, मतलब हिंदू सुल्तान। और ये टाइटल किसने दिया था? जो दिल्ली के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान थे, मतलब गुजरात और दिल्ली के जो समय के रूलर थे, मुस्लिम रूलर्स, उन्होंने इन्हें टाइटल दिया था राणा कुंभा को। तो राणा कुंभा जो है वो फर्स्ट हिंदू रूलर है जिनको किसी मुस्लिम सुल्तान से इस तरीके का टाइटल मिला हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अब मेडिवल इंडिया की या मेडिवल हिस्ट्री की जो लास्ट बैटल है वो अगर हम बात करेंगे, लास्ट तो नहीं बोलेंगे, मतलब जहाँ से दिल्ली सल्तनत एकदम ख़त्म हो जाएगी और मुग़ल सल्तनत की शुरुआत होगी, तो ये भी बहुत हिस्टोरिक इवेंट है। हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। मीडिवल हिस्ट्री में ये बैटल होती है। ठीक है, मध्यकालीन भारत के इतिहास को जब आप पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, तो आपको इस युद्ध के बारे में पता चलता है जिसे हम पानीपत का युद्ध कहते हैं। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी पानीपत, हरियाणा में। 3 बैटल होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अभी हम केवल फर्स्ट बैटल की बात करेंगे, सेकेंड और थर्ड बैटल की बात नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 में हो रही है, और यहाँ से मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है और दिल्ली सल्तनत का खात्मा होता है। ठीक है, ये जो बैटल होती है ये बाबर के बीच में और दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट किंग है इब्राहिम लोदी, उनके बीच में होती। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये पूरी बैटल देखने को मिलती है। इस बैटल में बाबर तुलगमा पद्धति है, तुलगमा जो मेथड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं इस बैटल को जीतने के लिए, और गन पाउडर वगैरह का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये पहली बैटल होती है इस तरीके से गन पाउडर का जिसमें इस्तेमाल किया गया है। इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं बैटल फील्ड में और बाबर की विक्ट्री होती है। इब्राहिम लोदी अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत के एकमात्र ऐसे रूलर है जो कि बैटल फील्ड में लड़ते लड़ते मारे गए। नहीं तो कोई चौगान खेल रहा था, कहीं कोई कुछ कर रहा था, किसी को मलेरिया हो गया, किसी को पीलिया हो गया, कुछ भी हो गया और वो मर गया, लेकिन ये इब्राहिम लोदी जो है वो बैटल फील्ड में युद्ध करते करते मरे हैं। ठीक है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। इब्राहिम लोदी की हार होती है, बाबर की जीत होती है, दिल्ली सल्तनत यहाँ पे खत्म होती है और मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। बात समझ में आई? तो इसके बाद के जो आपके बैटल्स हैं, जैसे कि बैटल ऑफ चंदेरी है, बैटल ऑफ खानवा है, और भी कई सारे बैटल्स हैं, उनको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। आपको काफ़ी सारे नए बैटल्स के बारे में और नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो कि आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपकी मदद करेगी। जिनका रिसेंटली IB वगैरह का पेपर है तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को डेफिनेटली देख कर जाएँ। ठीक है,
इसके अलावा कंप्लीट कोर्स तो आपको पता ही है, परचम के एप्लीकेशन पे होगा, तो वहाँ से आप कंप्लीट वीडियो को ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग बैटल्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।